नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर AG 601 का 6वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। और ये वाला जो लेक्चर है आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एग्जाम के लिए भी इस वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। PDF यदि किसी भी सब्जेक्ट से चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो आज का जो 6वां लेक्चर है, इसका टाइटल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्या है, ठीक है, और उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, तो सतत कृषि एक प्रकार की कृषि होती है, ठीक है। सतत कृषि क्या एक प्रकार की कृषि होती है जो कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए दीर्घकालिक फसलों और पशुधन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो सतत कृषि होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, एक प्रकार का एग्रीकल्चर है जो कि इन्वायरमेंट पर कम से कम इफेक्ट डालते हुए लंबे समय तक दीर्घकालिक जो लंबे समय वाले जो फसल हैं उन फसलों को और पशुधन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, मतलब मुख्य रूप से ध्यान देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कृषि की एक प्रकार है जो कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हैं, मतलब ऐसी से खेती करेंगे कि पर्यावरण प्रभाव जो है कम से कम पड़े, ठीक है। न्यूनतम प्रभाव डालते हुए दीर्घकालिक फसलों और पशुधन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रकार की कृषि खाद्य उत्पादन की आवश्यकता और पर्यावरण के भीतर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच एक अच्छा संतुलन खोजने का प्रयोग करती है, ठीक है। यह जो इस प्रकार की कृषि होती है, यह खाद्य उत्पादन की आवश्यकता और पर्यावरण के भीतर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच एक अच्छा सा संतुलन खोजने का प्रयास करती है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि सतत कृषि खेती की एक ऐसी पद्धति है जो खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों को इस तरह से उगाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे, सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य हो, ठीक है। सतत कृषि खेती की ऐसी पद्धति है जो कि खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों को इस तरह से उगाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है कि जो पर्यावरण पर भी कम से कम प्रभाव डाले, सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार हो, मतलब अच्छा हो, आर्थिक रूप से व्यवहार मतलब आर्थिक रूप से लाभान्वित करने वाला हो। इसका उद्देश्य होता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जो भविष्य की हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, उन पीढ़ियों को की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना। मतलब कि आज के समय क्या है, सबको लगभग जितना भोजन चाहिए उतना भोजन मिल जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए अभी बहुत तेज़ी से इसका उपभोग कर रहे हैं, अब जो कि जिससे क्या हो सकता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए भोजन ही न बचे। इसके लिए भोजन को संरक्षित करके अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखते हुए इस प्रकार से खेती करना कि उनका उपयोग वो लोग भी कर सके, ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी पद्धति है जो कि खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों को इस तरह से उगाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यह बताती है कि जो पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ हो, सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। इसका उद्देश्य होता है भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना ये वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना। तो यह पूरा टोटल अभी तक मैंने जितना था वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था। उम्मीद करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पीछे करके देख लीजिएगा। आगे सतत कृषि की क्या समस्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है कम उत्पादकता। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें हम लोग पर्यावरण पर प्रभाव न पड़े इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का, जो भी रासायनिक खरपतवार नियंत्रण या अन्य जो भी उर्वरक हो गए, कीटनाशी हो गए, इन सभी का प्रयोग बहुत कम से कम करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर का प्रयोग भी बहुत कम से कम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उत्पादन जो होता है कुछ कम होता है, ठीक है। तो पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में सतत कृषि प्रारंभिक रूप से कम उपज दे सकती है, ठीक है।
जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसकी तुलना में भी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इससे कम उपज प्राप्त होता है या कम उपज दे सकता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के सीमित उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसलों का पोषण प्रभावित होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, सीमित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के सीमित उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसलों का पोषण प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो पहला इसका समस्या है कम उत्पादकता। सतत कृषि की समस्या पहली क्या है? कम उत्पादकता। दूसरी समस्या इसकी है जैविक नियंत्रण का उपयोग कठिन होता है। ठीक है, इसमें कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक नियंत्रण को अपनाया जाता है जो कि कठिन होता है, जिसमें अधिक समय भी लगता है। तो रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग करना अधिक जटिल हो सकता है। इसके लिए लोगों का शिक्षित होना भी जरूरी रहेगा, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लाभदायक कीट है उनके ऊपर ही उनके शत्रु को छोड़ दिया जाए, और जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं कीटों को, उनको आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोसेस करना पड़ता है जो कि महंगा हो सकता है, कठिन हो सकता है। तो रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग करना अधिक कठिन हो सकता है। प्राकृतिक शत्रुओं और लाभदायक कीटों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र संतुलन को बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक शत्रु हैं वह भी आपके खेत में आकर्षित हो और जो लाभान्वित कीट हैं वह भी आपके खेत में आकर्षित हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लाभान्वित कीट को ही आपके प्राकृतिक शत्रु मार के खा जाए। इस प्रकार से दोनों में पारिस्थितिक तंत्र बना होना चाहिए कि जो प्राकृतिक शत्रु है, जो नुकसानदायक कीट है, जो नुकसानदायक कीट उन्हीं को ही खा पाए। ठीक है, तो दूसरा समस्या था जैविक नियंत्रण का उपयोग कठिन होता है, और इसमें एक पॉइंट और बताया कि जैविक नियंत्रण अधिक समय भी लेता है। जैविक नियंत्रण जो था अधिक समय लेता है। ठीक है, अगला है उच्च श्रम लागत। इसमें अधिक श्रम लगता है, मेहनत जो होता है बहुत अधिक लगता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो सतत कृषि प्रथाओं जैसे कि खाद निर्माण, निराई गुड़ाई और जैविक नियंत्रण विधियों में पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मेहनत जो होता है, श्रम जो होता है वह अधिक लगता है। आगे देखते हैं, और अगला पॉइंट है, सॉरी जूम आउट हो गया, बाजार का अभाव। ठीक है, बाजार का अभाव नहीं है यहाँ पे खरीदारों का ही अभाव हो गया है। जब आप बायोलॉजिकल मेथड अपनाकर इसको क्या करेंगे, फसल को उगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आप भी चाहेंगे ना कि हमारी जो फसल, हमारी जो उपज हो तो कुछ महंगा बिके, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कम से कम खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि सभी लोग नहीं समझते, सभी लोग क्या चाहते हैं कि अब सस्ती सामान खाएँगे, ज़्यादा सामान खाएँगे। ठीक है, एक जो है रासायनिक उर्वरकों द्वारा तैयार जो फसल है, मान लीजिए कोई सब्जी है वह 5 रुपये केजी है, आप यदि जैविक नियंत्रण द्वारा तैयार करेंगे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द्वारा उत्पादन करेंगे, उसको आप यदि 7 रुपया केजी बेचेंगे ना तो लोग नहीं लेंगे, बोलेंगे हमें 5 रुपया केजी वाला ही चाहिए, क्योंकि वह देखने में भी अच्छा दिखेगा और वह आपका भी अच्छा दिखेगा, लेकिन वह क्या 2 रुपये महंगा है, इसकी वजह से लोग उसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे दोनों एक ही चीज़, तो हमें क्या मतलब यही सस्ता वाला ले लें, उनको वह चीज़ नहीं समझ में आता। इसके लिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो बाज़ार का अभाव, तो और उसके बाद क्या होता है, बाज़ार के अभाव में कम कीमत में फसल बेचना पड़ता है, जिससे किसानों का मनोबल टूटता है। ठीक है, कम कीमत पर किसानों को अपनी फसल को बेचना पड़ जाता है, जितना हम लोग मेहनत करते हैं उतना उनका मेहनत आना भी नहीं निकल पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बाधा उत्पन्न होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की समस्या है। ठीक है, अगला ज्ञान और कौशल, तो इसके लिए किसानों को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए किसानों को नए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। किसानों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है और किसानों के बारे में इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किसानों को इस खेती के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे कृषि पर प्रभाव, हमने इसका प्रॉब्लम देख लिया। प्रॉब्लम में क्या क्या देखा, कम उत्पादकता, जैविक नियंत्रण का उपयोग कठिन, उच्च श्रम लागत, उसका हमने देखा बाजार का अभाव, ज्ञान का कौशल। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, एक बार रिपीट करते। कम उत्पादकता में क्या होता है कि उपज जो होती है थोड़ा कम होती है किसकी अपेक्षा में, पारंपरिक कृषि की तुलना में, क्योंकि इसमें रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों और जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाता है। जैविक नियंत्रण का उपयोग कठिन होता है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वह थोड़ा कठिन होता है और इसमें मेहनत अधिक लगता है। उसके बाद क्या होता है कि बाजार की कमी होती है, खरीदारों की कमी होती है और खरीदार आते हैं तो कम कीमत पर अपनी फसल को लेते हैं। इसके लिए किसानों को शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, आगे इसका कृषि पर प्रभाव देखते हैं। इसकी जो समस्या है, इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब उत्पादकता कम होती है तो किसानों को आय कम मिलता है, तो कम उत्पादन किसानों की आय को कम कर देती है
और ऊपर की हमने जो समस्या बताई, इस समस्या से सतत कृषि को व्यापक रूप से अपनाना धीमा हो सकता है। फिर व्यापारिक रूप से यह जो खेती है इसको अपनाना थोड़ा सा मंद हो सकता है, धीमा हो सकता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की समस्याएं इसके साथ हैं। मृदा क्षरण, तो मृदा क्षरण भी होता है, कृषि में इसका प्रभाव होता है। पानी की कमी और प्रदूषण, जिससे पानी की कमी और प्रदूषण भी होता है। जलवायु परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो यह कृषि पर प्रभाव था किसका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम का। आगे देखेंगे इसका समाधान भी, तो समाधान नहीं देखना था बट आप लोग को एग्जाम में पूछता है समाधान, और ये वाला जो टॉपिक मैंने बताया ना एक एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछ चुका है, तो इसी वजह से मैं इसका समाधान भी यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो समाधान क्या है, तो सरकारों को कृषि संस्थानों द्वारा किसानों को सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार पहुंच को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सरकार जो है उसको क्या करना चाहिए कि संस्थानों द्वारा किसानों को सब्सिडी देना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, मतलब शिक्षित करना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता को सतत कृषि के लाभों के बारे में बताना चाहिए। जो खरीदार हैं, जो मार्केट मैंने बताया था आप लोगों को बाजार की कमी, वही बात है कि जो उपभोक्ता हैं उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लाभों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए, उन्हें उचित मूल्य चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बताना चाहिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या लाभ हैं और जो केमिकल द्वारा खेती की जाती है उसका क्या नुकसान है। ठीक है, इससे क्या होगा, उपभोक्ता का कुछ ना कुछ तो व्यवहार बदलेगा ही। अगला है सतत कृषि के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। सतत कृषि जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो यह आप लोग का जो 6वां लेक्चर था वह पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है, और इसके पहले मैंने 5 लेक्चर करा दिया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी के बाद इसके बाद आप लोग को कराया जाएगा इस वीडियो के बाद। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।